मम्मी जी, ये देखिए, मैं आपके और मेरे लिए ये साड़ियाँ लाई हूँ। ये बोलते हुए रजनी अपने हाथ में पकड़ी हुई थैलियों में से साड़ियाँ निकालने लगी। आशा जी ने जैसे ही साड़ियाँ देखी, उनका मुंह फूल गया। वह बोली, बहू, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तुम्हारी लाई हुई साड़ियाँ। तुम जानती हो, मेरे लिए साड़ी हमेशा तुम्हारी ननद कामनी ही लाती है, और मैं तो कहती हूँ तुम भी अपना दिमाग मत चलाया करो ज़्यादा। तुम्हारी साड़ी भी कामनी से ही मंगवा लिया करो, वह खुशी खुशी ला देगी बेचारी। तुम देखती तो हो वह कितना करती है इस घर के लिए, और उसकी पसंद भी हमेशा से अच्छी रही है। रजनी बहुत प्यार से अपनी सास और अपने लिए साड़ी लाई थी, मगर आशा जी के मुंह से ये बात सुनकर रजनी का दिल फिर एक बार खट्टा हो गया। रजनी की शादी के बाद वह पहली बार खुद से कुछ खरीद कर लाई थी, मगर वह भी उसकी सास को पसंद नहीं आया। जबकि रजनी के मायके में तो सब रजनी की पसंद पर नाच करते हैं, पर यहाँ न जाने मम्मी जी को मेरी पसंद क्यों पसंद नहीं आती। यही सोचते सोचते रजनी को उस दिन की बात याद आ गई, जब रजनी अपनी सास और ननद के साथ बैठी हुई थी और बाहर चूड़ियाँ बेचने वाला आया था। आशा जी बोली, कामनी, मुझे चूड़ियाँ खरीदनी है, चल बाहर से चूड़ियाँ ले लेते हैं। रजनी भी दोनों के साथ बाहर गई। रजनी को लाल रंग की चूड़ियाँ बहुत पसंद आई और कामनी को गुलाबी। आशा जी तब भी यही बोली, कामनी गुलाबी कह रही है तो गुलाबी ही खरीद लेती हूँ। आखिरकार अब तक कामनी की पसंद का ही तो पहनती आई हूँ। फिर आशा जी बोली, कामनी, तेरे लिए भी चूड़ियाँ खरीद ले बेटा, तूने भी तो पुरानी चूड़ियाँ पहन रखी है। कामनी बोली, हाँ मम्मी, बहुत समय से नई चूड़ियाँ नहीं खरीदी है। आशा जी ने जबरन बेटी के लिए भी नई चूड़ियाँ खरीद ली, मगर रजनी से किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या उसे भी चूड़ियाँ चाहिए। रजनी यहाँ माँ बेटी का ड्रामा अपने घर में कई दफ़ा देख चुकी थी। उतने में आशा जी के मोबाइल की घंटी बजी और रजनी की तंद्रा टूटी। उनकी बेटी कामनी का ही फ़ोन था। कामनी का फ़ोन आया नहीं कि आशा जी बोल पड़ी, हो सके तो शाम को घर आजा बेटा, तेरी भाभी न जाने कहाँ से साड़ियाँ उठा लाई है जो बदलवाना ही पड़ेगी। शाम को तू आ जाती तो तेरी भाभी के साथ जाकर बदलवा देती। यह सब सुनकर रजनी उदास हो गई। रजनी की शादी को 1 साल से ऊपर हो चुका था, मगर अभी भी घर में सासू माँ के मुंह पर हमेशा उनकी बेटी कामनी का ही नाम रहता। रजनी अपने घर के प्रति समर्पित एक समझदार बहू थी, मगर आशा जी कभी रजनी को एक बहू वाला दर्जा नहीं दे पाई, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में हमेशा उनकी बेटी कामनी ही रहती। कामनी जब भी मायके आती, अपने साथ कठिनाइयों का खजाना लाती। ननद के मुंह से हमेशा एक नई कठिनाई सुनने को मिलती, जिस वजह से रजनी को भी उस पर दया आती। कामनी का मायका और ससुराल दोनों ज़्यादा दूर नहीं थे, इसलिए शाम को कामनी अपने मायके आ गई। कामनी के घर आते ही आशा जी तुरंत उसके पास बैठ गई और बोली, बेटा कैसी है तू, और जमाई बाबू के व्यवहार में अब कुछ बदलाव है या नहीं। नहीं माँ, उनके व्यवहार में बदलाव आना होता तो आ गया होता कब का। मुझे नहीं लगता अब वे कभी बदलेंगे। कामनी बोली तो आशा जी बोली, तू चिंता मत करना बेटा, हम लोग हमेशा तेरे साथ खड़े हैं। मम्मी, मुझे ज़रा 10,000 रुपये दे देना, मुझे अपने दोनों बच्चों की स्कूल फीस भी भरनी है। कामनी ने कहा, हाँ हाँ रुक बेटा, अभी लाई। इतना कहते हुए आशा जी अपने कमरे में जाकर अलमारी खोलने लगी और पैसे लाकर कामनी के हाथ में रख दिए। रजनी जब से ब्याह कर इस घर में आई थी, तब से यही देख रही थी कि उसके सास ससुर बार बार बेटी को पैसे देते हैं। थोड़ी देर बाद कामनी और रजनी साड़ियाँ बदलवाने गए, जहाँ कामनी ने अपने लिए भी एक साड़ी खरीद ली और अपनी माँ से लिए पैसों में से ही उसने साड़ी के पैसे दिए। रजनी को पहले तो कामनी दीदी पर बहुत दया आती थी, क्योंकि वह हमेशा बताती कि उनके पति और ससुराल वाले मिलकर उन पर बहुत अत्याचार करते हैं, मगर बार बार ननद का अपने मायके से यूँ पैसे लेना अब रजनी को भी अखरने लगा था। और आज तो कामनी ने हद ही कर दी थी। जो पैसे उसने अपनी माँ से
बच्चों की स्कूल फीस के नाम पर लिए थे, उन्हीं में से उसने अपने लिए इतनी महंगी साड़ी खरीद ली थी। रजनी को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। रात में वह अपने पति राजीव से बोली, कामिनी दीदी को हमारे घर से बार बार पैसे क्यों दिए जाते हैं राजीव? तो राजीव बोला, कामिनी दीदी का पति हितेश कामिनी दीदी और उनके बच्चों का खर्चा उठाता कहाँ है रजनी? दोनों पति पत्नी के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, इसलिए मम्मी पापा कामिनी दीदी और उनके बच्चों के सारे खर्च उठाते हैं। और वैसे भी वह सारा पैसा मम्मी पापा का है, वह चाहे जिस पर भी खर्च करें। रजनी को यह सुनकर थोड़ा अचंभा लगा, क्योंकि माँ बाप के पैसों पर बेटे और बेटी दोनों का हक बराबर का होता है। अगर बेटी दुखी है तो उसके प्रति फर्ज निभाना माँ बाप का कर्तव्य है, किंतु अपने बेटे के लिए पैसे बचाना भी तो उनका फर्ज है। नवरात्रि चल रही थी और 3 दिन बाद घर में माता जी का कीर्तन था, जिसकी तैयारी में रजनी सुबह से लगी हुई थी। सभी आस पड़ोस वालों और रिश्तेदारों को आने का न्योता दे दिया गया था। माता जी के कीर्तन में रजनी ने सभी का खूब अच्छे से स्वागत किया। भजन कीर्तन से लेकर खान पान एक एक चीज का रजनी ने बहुत ध्यान रखा। अंत में सारे रिश्तेदारों ने रजनी की बहुत तारीफ की। उस दिन आशा जी को भी रजनी पर गर्व महसूस हुआ। कीर्तन में कामिनी और उसके पति हितेश भी आए हुए थे। दोनों दूर बैठकर अपनी ही बातों में मगन थे और दोनों बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उन दोनों को देखकर रजनी सोचने लगी, इन दोनों को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में ऐसा भी कोई मनमुटाव होगा। और आखिर दुनिया में ऐसा कौन सा पति होगा जो अच्छा खासा कमाते हुए भी अपनी पत्नी और बच्चों का खर्च न उठाए? दीदी जीजा जी तो इतने सालों बाद भी दूर बैठकर इस तरह बातें कर रहे हैं जैसे कोई नवविवाहित जोड़ा हो। जब रजनी ने कामिनी दीदी और हितेश जीजा जी को नाश्ता दिया तो दोनों एक ही प्लेट में नाश्ता करने लगे। रजनी को जैसे आज शक नहीं यकीन हो चला था कि दीदी जीजा जी में बहुत गहरा प्यार है। तो क्या दीदी यहाँ मायके में जीजा जी के खिलाफ सब कुछ झूठ बताती हैं? दीदी की वह एक के ऊपर एक कठिनाइयाँ क्या सिर्फ एक दिखावा है? लेकिन दीदी अपने ही मायके वालों को इतना झूठ क्यों बोलेंगे? मायके वाले से तो एक बेटी का अटूट रिश्ता होता है। इतना झूठ क्या सिर्फ पैसों के लिए? क्या एक बेटी अपने मायके वालों से इतना झूठ बोल सकती है? रजनी के मन में अब बहुत सारे सवाल आ चुके थे। उतने में रजनी को पीछे से किसी ने आवाज़ दी। रजनी ने सब विचार एक तरफ रखे और फिर से मेहमानों की आवभगत में लग गई। मगर उस रात रजनी के मन में फिर वही सवाल आने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कामिनी दीदी अपने पति की सारी कमाई बचाकर इस घर से अपने खर्चे पूरी कर रही हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि उनके मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है। हितेश जीजू और कामिनी दीदी दोनों को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन दोनों के बीच का रिश्ता सामान्य नहीं है। रजनी जानती थी अपने पति या सास ससुर से इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वह लोग सोचेंगे कि मुझे कामिनी से जलन है, इसलिए मैं ऐसा सब बोल रही हूँ। वैसे भी एक बेटी के बारे में उसके माँ पापा कभी गलत क्या सोचेंगे? वह अगली बार का इंतजार करने लगी कि देखते हैं दीदी वापस कब पैसे मांगती है। दूसरी ओर रजनी की सास आशा जी के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ चुका था। नवरात्रि में जब से सारे रिश्तेदारों ने उनकी बहू की तारीफ की थी, तब से आशा जी को भी अपनी बहू थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी थी। अब वह उस पर ज़्यादा टोका टाकी नहीं करती थी और हर मसले में रजनी की राय भी पूछने लगी थी। रजनी भी सासू माँ में आए बदलाव से खुश थी। थोड़े ही दिन बाद कामिनी ने अपनी माँ आशा जी को फ़ोन किया और बोली, मम्मी राजीव से कहो जल्दी से मेरे नंबर पर 10,000 गूगल पे कर दे। बिजली का बिल ना भर पाने की वजह से बिजली वाले ने हमारे घर की लाइट काट दी है। आशा जी ने फ़ोन रखकर राजू से तुरंत 10,000 कामिनी को गूगल पे करने के लिए कहा। रजनी बोली, रुको राजीव, पहले मेरी ये बात सुन लो। फिर रजनी आशा जी से बोली, मम्मी जी यह तो बहुत गलत हो रहा है। कामिनी दीदी के साथ उनकी शादी को 10 वर्ष हो गए हैं और अगर उनके पति और कामिनी दीदी का
रिश्ता इतना ही खराब चल रहा है तो दीदी को ऐसे पति के साथ रहने की क्या ज़रूरत है। दीदी को और उनके बच्चों को हमेशा के लिए यहाँ मायके आ जाना चाहिए। वैसे भी उनका सारा खर्च हम ही तो उठाते हैं और हमें उनके पति के खिलाफ कंप्लेन भी करनी चाहिए। ऐसे आदमी के साथ रहकर दीदी का क्या फ़ायदा जो ना दीदी को प्यार देता है और ना पैसे। मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, हमें उन दोनों का तलाक करवा देना चाहिए। कम से कम कामनी दीदी का ऐसे आदमी से पीछा तो छूटेगा और दीदी हमेशा यहाँ मायके में रहेंगी तो उन्हें हमारा सपोर्ट भी मिलता रहेगा। वहाँ दूर बैठे बैठे ना जाने बेचारी कितनी परेशान होती होंगी और कितनी ही बातें हमसे कह भी नहीं पाती होंगी। आशा जी को भी अपनी बहू की बात बिल्कुल सही लगी और वह बोली, हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी कामनी पहले से इतनी दुखी है, जब भी फ़ोन करती है रोती रहती है। बेचारी को एक पल के लिए भी सुख नहीं मिला उस आदमी से। ऐसे निर्लज आदमी के साथ रहने से क्या फ़ायदा जो मेरी बेटी को हर पल नीचा दिखाता है। रुको, मैं भी फ़ोन लगाती हूँ कामनी को और कह देती हूँ कि हमेशा के लिए छोड़ दे ऐसे पति को। काश ये बात पहले ही मेरे दिमाग में आ गई होती तो मेरी बेटी को इतने दुख नहीं देखने पड़ते। हमें पहले ही अपनी बेटी और नाते नातिन को यहाँ ले आना चाहिए था। आशा जी ने कामनी को फ़ोन किया तो वहाँ से कामनी और हितेश एक दूसरे के सामने मुस्कुराने लगे और हितेश बोला, लगता है पैसे भेज दिए गए होंगे तभी फ़ोन आया है तुम्हारी मम्मी का। कामनी ने खुशी से फ़ोन उठाया और बोली, हाँ मम्मी, पैसे भेज दिए क्या। आशा जी बोली, बेटा तू और बच्चे हमेशा के लिए यहाँ आ जाओ। ऐसे निर्लज आदमी के साथ क्यों रहना जो तुम्हें इतने कष्ट देता हो। कामनी ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई और बोली, मम्मी ये क्या कह रही हो तुम। समाज क्या कहेगा, आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं ज़माने का सामना करूं और सभी को दलीलें दूं, इसलिए मुझे नहीं आना मम्मी मायके। आशा जी बोली, बेटा ज़माने भर को दलीलें देने के लिए हम जो बैठे हैं, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं कि किसी के आगे अपनी सफाई देने की। बस अब बहुत हुआ, तू एक पल भी नहीं रहेगी ऐसे आदमी के साथ जिसने तेरे साथ इतनी बदसलूकी की है। दरअसल गलती हमारी ही थी जो सब कुछ जानते हुए भी तुझे ऐसे आदमी के साथ रहने दिया। वैसे भी जब से तेरी शादी हुई है तब से तेरा और बच्चों का सारा खर्च हमने ही उठाया है। यही खर्च हम तुझे हमेशा अपने पास रखकर भी तो उठा सकते थे। वह तो आज बहू ने ये बात सोचा तब मुझे ख्याल आया कि तू इतने सालों से ऐसे आदमी के साथ क्यों रह रही है। बस अब तू घर आ। कामनी यह सब सुनकर घबरा गई और समझ गई कि इससे पहले कि माँ को सब सच पता चल जाए मुझे फ़ोन रख देना चाहिए। कामनी बोली, मम्मी मैं मायके नहीं आ सकती, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, चलो फ़ोन रखती हूँ। कामनी के फ़ोन रखने के बाद हितेश बोला, क्या हुआ, पैसे आ गए क्या। कामनी बोली, पहले की बात और थी हितेश, अब वहाँ मेरी भाभी आ चुकी है जिसने शायद हमारी यह चालाकी पकड़ ली है। अब हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं आने वाले। हमारी भलाई इसी में है कि अब हम वहाँ से पैसे ना लें। इसके बाद कुछ दिनों तक कामनी मायके भी नहीं आई। अब तो रजनी को पूरा यकीन हो चुका था कि कामनी झूठी बोलती थी और चोरी पकड़े जाने पर अब उसने यहाँ आना भी छोड़ दिया था। आशा जी ने आज कामनी को अपनी कसम देकर घर बुलाया तो कामनी अपने मायके आई। आशा जी बोली, कामनी मेरे फैसले पर तूने विचार किया या नहीं। कामनी बोली, मम्मी हितेश में धीरे धीरे बदलाव आ गया है। मेरी हमेशा के लिए मायके चले जाने की धमकी सुनकर वह घबरा गया है और अब वह मुझे पैसे भी दे रहा है। इतना कहते हुए उसने चोर निगाहों से रजनी की तरफ देखा। रजनी वहीं खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। आशा जी जब कुछ काम से बाहर गई तो रजनी बोली, कामनी दीदी, एक बेटी का अपने मायके से अटूट रिश्ता होता है क्योंकि उसने वहाँ अपनी ज़िंदगी के 20 से 22 वर्ष बिताए होते हैं। अपने मायके वालों से झूठ बोलने के बारे में एक बेटी सोच भी नहीं सकती, मगर कुछ लोग लालच में कुछ भी कर सकते हैं। ये बात अब समझ में आई मुझे।
कामनी बोली, रजनी प्लीज ये बात मेरे माता पिता या भाई किसी को मत बताना, उन सब का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। रजनी बोली, दीदी मैं जानती हूँ, इसलिए तो अब तक मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं भी नहीं चाहती कि एक माता पिता जो अपनी बेटी पर इतना भरोसा करते हैं उनका उस भरोसे पर से विश्वास उठ जाए। दोस्तों कभी कभी कुछ लोग लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपनों के भरोसे का गलत फायदा उठाने लगते हैं, मगर वह ये भूल जाते हैं कि 100 दिन लोहार के एक दिन सोनार का। झूठ को कितना भी लगा लपेट के बोल लिया जाए, झूठ एक दिन पकड़ा ही जाता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।